अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने मीज़ल्स और रूबेला के टीकों के सिलसिले में कुछ अहम मालूमात देने जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि हमने ये महसूस किया कि आवाम के बहुत सारे क्वेश्चंस और सवालात इस सिलसिले में हमारे पास आए हैं। लोग इस मामले में फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कि भाई ये टीका देना ज़रूरी है क्या। उसके ताल्लुक से बहुत सारी जो गलतफहमियाँ सोशल नेटवर्क पे चल रही है, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर एक मुख्तसर सा वीडियो बनाकर जो है तो आवाम के सामने एक खाका रख दिया जाए और फिर आवाम जो है तो उसकी रोशनी में खुद फैसला करे कि ये देना चाहिए या नहीं। अब इस सिलसिले में जो गलतफहमियाँ हैं, उन गलतफहमियों का हम जिक्र करते हैं कि सबसे बड़ी गलतफहमी इस सिलसिले में जो आ रही है वो ये कि ये लड़कों को ये टीका देने से उनके अंदर जो है तो उनकी मर्दाना क़ुव्वत जो है तो कम हो जाती है, और लड़कियों को ये टीका देने से जो है तो उनके अंदर जो है फर्टिलिटी का रेट जो है तो कम हो जाता है, यानी बांझपन का वो शिकार होती है। इस तरह का मिसकंसेप्शन और इस तरह की गलतफहमी जो है तो फैलाई गई है। मीजल्स और रूबेला एक वैक्सीन हैं। ये दो बीमारियों के सिलसिले में जो है तो बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये वैक्सीन आप हम सभी अपने छोटे बच्चों को 9 महीने और 1.25 साल में देते हैं। ये नए वैक्सीन नहीं है ये कुछ, और इसके अंदर बहुत बड़ा कोई ऐसा रिस्क रहता नहीं है कि जिससे कोई नुकसान हो। इस सिलसिले में कुछ तबके में मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर गलतफहमी पाई जाती है। ये रीजनेबल हद तक सेफ है और बच्चों को जो है आने वाले उम्र में कुछ बीमारियां नहीं होना, उसका नुकसान नहीं होना, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है WHO की मदद से एक नेशनल प्रोग्राम फिक्स किया है। उसके तहत ये प्रोग्राम जो है दिया जा रहा है और स्कूलों में इंजेक्शन दिया जा रहा है। बाकी जो वालिदैन के कुछ सर्टिफिकेट पर साइन वो ली जा रही, वो एक लीगल एहतियात के तौर पर तदाबीर है गवर्नमेंट जो ली है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है क्लिनिशियन होने के नाते कि ये इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन लिए जा सकते हैं। इसके पहले जो है तो चेचक का टीका छोटे बच्चों में दिया जाता था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने जो इंसानों को इल्म दिया है उसकी वजह से वैक्सीन निकाल के ये बीमारी दुनिया से इस वक्त निकाल दी गई है। उस तरीके से हवा ख़त्म की कोशिशें की जाती है ताकि बीमारियों पे जो है कंट्रोल किया जा सके। उस सिलसिले ये जो सिलसिला है उसी की एक कड़ी है। इस सिलसिले में किस किस्म की एहतियात जो है तो डॉक्टर्स को और जो स्टाफ होता है डॉक्टर मेडिकल का, उनको कौन सी सावधानियां और कौन सी एहतियात जो है तो बरतनी चाहिए, इस सिलसिले में हमने बात की हमारे शहर के एक और मारूफ डॉक्टर से। इसके वैक्सीन प्रोडक्शन से लेके बच्चों को इंजेक्शन लगने तक इस वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, जिसे कोल्ड चेन कहते हैं। ये कोल्ड चेन जो है 4 डिग्री से 8 डिग्री तक का मेंटेन होना चाहिए। सरकार अपने स्टोर्स में इसका टेम्परेचर मेंटेन करती है। उसके बाद ये छोटे सेंटर्स पे आता है, वहाँ से वैक्सीन कैरियर के ज़रिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑन स्पॉट ये वैक्सीन लेके जाते हैं जहाँ बच्चों को ये टीके लगाए जाते हैं। तो ये जो MR वैक्सीन है ऐसे वायल में आता है और ये एक सूखा पाउडर है। इसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिला के इसका वैक्सीन बनाते हैं। बनाने के बाद फिर से सिरिंज में इसको निकालते हैं, निकाल के फिर चमड़ी के नीचे इस हाथ पर या इस तरफ बच्चों को लगाते हैं। दूसरा ये है कि जिस जगह पे आप वैक्सीन लगाते हैं उस स्किन को स्प्रिट से साफ़ करते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्किन को 90% स्प्रिट से साफ़ कीजिए ताकि स्किन बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो। सप्लाईज़ में 40% 70% का स्प्रिट सप्लाई होता है, उससे स्किन बहुत अच्छा क्लीन नहीं होता, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये 90% का स्प्रिट स्किन से बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ताकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और जल्दी से इवेपोरेट होने से उसका जो एंटीसेप्टिक फंक्शन है, जिस काम के लिए स्प्रिट को इस्तेमाल किया जाता है, ये एंटीसेप्टिक फंक्शन बहुत अच्छा आएगा। तो स्किन बहुत अच्छी तरह से क्लीन होगी ताकि उसके ज़रिए जो प्रिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर करेगा और ड्रग को स्किन के नीचे डिपॉजिट करेगा, ये जो अमल है ये बहुत टेक्निकली और सेफ्टी के साथ होगा, जिससे बच्चों को मिनिमम पेन होगा, इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम होंगे। इलाज से बेहतर तदबीर है, प्रिकॉशंस है, एहतियात है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे
वसाइल पैदा फरमाए हैं कि जिसके इस्तेमाल के ज़रिए हम मुस्तक़बिल के ख़तरात से महफूज हो सकते हैं। इस्लाम ऐसा दीन है जो बिल्कुल फितरत इंसानी के मुआफ़िक़ और उसके टीका जो लगाया जाता है कि जिसके ज़रिए से हम बीमारियों से बच सकें, तो ये टीका गैर इस्लामी नहीं है। अलबत्ता ये गैर इस्लामी उसी सूरत में होगा जब इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, अगर वो हराम चीज़ों से बनी है वो टीका, तो फिर नतीजे में वो जो है इस्लामी एतबार से सही नहीं है। मेडिकल साइंसेस में जो तरक्की हुई है तो बहुत सारे अमराज पर मेडिकल साइंस ने काबू पा लिया है, जिसमें से एक पोलियो है, पर चेचक है। चेचक भी एक बहुत ही खौफनाक बीमारी के तौर पर गुज़िश्ता सदी में मौजूद था, लेकिन साइंसदानों ने उसका एक टीका ईजाद किया और उस टीके के इस्तेमाल से हमने चेचक के वायरस को बहुत उससे हमने अपने मुल्क को और अपने समाज को उससे बचा लिया। तो इससे ये बात मालूम होती है कि ये दुनिया के अंदर मुस्तकिल अलग अलग किस्म के वायरस इंसानी अजसाम पर हमलावर होते हैं और मेडिकल साइंस जो है उसी एतबार से अपडेट भी होती है। तो आज के दौर में ये रूबीला का टीका है, तो ये भी असल में वक्त की ज़रूरत है और हमें अपने मेडिकल साइंस पर एतमाद करना चाहिए। बेएतमादी की फ़ज़ा से हम अपना और अपने समाज का नुकसान करेंगे। तो ये दोनों टाइप के ओपिनियन सुनने के बाद हम आपके ऊपर अवामुन्नास के ऊपर छोड़ते हैं कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जो है तो फैसला ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।